नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। आइए सुनते हैं आज की कहानी शेख चिल्ली की। शाही हुक्का। हाफिज नूरानी शेख चिल्ली के पुराने दोस्त थे। नारलोन में उनका कारोबार था। बीवी थी नहीं, बड़ी हवेली में बेटे और बहू के साथ रहते थे। बेटे को दूल्हा बने 7 वर्ष हो गए थे, लेकिन बहू की गोद नहीं भरी थी। तो हाफिज साहब को फिक्र हुई कि खुदा खानदान का नाम कैसे बढ़ेगा। उन्होंने एक खत शेख चिल्ली को लिखकर उनकी राय मांगी। शेख चिल्ली कुरुक्षेत्र के किसी पीर के मुरीद थे। कोसों दूर होने के बावजूद भी थोड़े थोड़े अरसे बाद में आते जाते रहते थे। बस एक दिन हाफिज नूरानी को बेटे बहू के साथ ले गए पीर साहिबे के पास। पीर भी काफ़ी पहुँचे हुए थे। उन्होंने बहू को कुछ पढ़कर पानी पिलाया और एक तावीज उसके बाजू पर बांधकर बोले, परवरदिगार ने चाहा तो इस बरस आरजू पूरी हो जाएगी। पीर साहब की दुआ का असर हुआ। 1 बरस बीतते न बीते बहू के पांव भारी हो गए। वक्त आने पर चांद से बेटे ने जन्म लिया। हाफिज साहब का आंगन खुशियों से भर उठा। हाफिज नूरानी की खुशियों का पारावार न था। तुरंत जश्न का इंतजाम होने लगा। उसमें शेख चिल्ली को खास तौर पर बुलाया गया। शेख चिल्ली को दावतनामा मिला तो बड़े खुश हुए। बेगम से बोले, तुरंत चलने की तैयारी करो। तैयारियां क्या, खाक करो। बेगम तुनकर बोली, न ढंग के कपड़े न टन टन पर गहना। तुम्हारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं, मेरे पास तो वह भी नहीं। अगर ऐसे हाल में वहाँ गए तो खासी हंसाई होगी। शेख चिल्ली खामोश हो गई। बेगम की एक एक बात सच थी। हाफिज नूरानी नारलोन के बड़े रईस थे। उनका जश्न भी छोटा मोटा नहीं होगा। बड़े बड़े अमीर उमरा भी आएंगे। यह दिन शेख चिल्ली की वजह से देखना नसीब हुआ है, इसलिए हाफिज साहब उनको सभी से मिलाएंगे। ऐसी सूरत में वहाँ फटे हाल पहुँचना क्यों मुनासिब होगा। शेख चिल्ली को खुदा पर गुस्सा आने लगा कि आखिर क्या सोचकर उसने उन्हें इस हालत में छोड़ा रखा है। मगर वक्त गुस्से का नहीं, कुछ तरकीब बिठाने का था। नवाब साहब का धोबी शेख चिल्ली को बहुत मानता था। कुछ ही दिन पहले शेख चिल्ली ने उसे नवाब के गुस्से से निजात दिलाई थी। बस जा धमके उसके पास। बोले, एक काम के लिए आया हूँ, मना मत करना। धोबी ने शेख चिल्ली के मांगने पर जान तक देने की बात कही तो शेख चिल्ली ने सारी उलझन उसे बताकर अपने और बेगम के लिए कुछ कपड़े मांगे। बोले, नारनौल से लौटते ही वापस कर दूंगा। धोबी इस अनोखी मांग से कुछ घबराया तो, मगर वादा कर चुका था। जी कड़ा करके शेख चिल्ली के मनपसंद कपड़े उसे दे दिए। बोला, ये कपड़े नवाब और उनकी भांजी के हैं, सही सलामत वापस कर देना। शेख चिल्ली उन्हें लेकर घर गया। बेगम ने देखे तो बड़ी खुशी हुई। फिर बोली, कपड़े तो मिल गए, मगर जूतियों का क्या करेंगे। नारनौल पैदल तो जाएंगे नहीं, सवारी का क्या होगा। शेख चिल्ली पहुँचे मोची के यहाँ। बोले, 2 जोड़ी जूतियाँ चाहिए, एक मेरे लिए एक बेगम के लिए। मोची ने तरह तरह की जूतियाँ दिखाई। शेख चिल्ली ने सबसे कीमती जूतियाँ पसंद कर ली। बोले बोले इन्हें बेगम को दिखा लाऊं, तब खरीदूंगा। मोची मान गया। शेख चिल्ली जूतियाँ ले घर सटक गई। अब सवाल रहा सवारी का। सबसे अच्छी घोड़ा गाड़ी जज्जर के बनी घनश्याम के पास थी। वह उसे किराए पर भी चलाता था। शेख चिल्ली उसके पास पहुँचे। बोले, मुझे नवाब साहब के काम से नारलोन जाना है। नवाब साहब की बग्गी का एक घोड़ा बीमार है, सो अपनी घोड़ा गाड़ी दे दो। किराया नवाब साहब से दिला दूंगा। अच्छा किराया मिलने के लालच में घनश्याम ने बिना हिले हुज्जत के अपनी घोड़ा गाड़ी उनके हवाले कर दी और शेख चिल्ली बेगम को ले नारलोन रवाना हो गए। नारनौल उस वक्त रियासत जज्जर ही का एक कस्बा था। सासी ठाट बाट से शेख चिल्ली माए बेगम वहाँ पहुँचे तो हलचल मच गई। मैं जश्न से एक दिन पहले पहुँचे थे, इसलिए पहले मेहमान थे। बड़ी आओ भगत हुई। पूरे कस्बे में शेख चिल्ली की अमीरी के चर्चे गूंजने लगे। उन्हें हर मौके पर जाफरानी तम्बाकू वाला हुक्का पेश किया जाने लगा। शेख चिल्ली यूं हुक्का बहुत पहले छोड़ चुके थे, मगर यहाँ मुफ्त का जो हुक्का मिला
तो कस पर कस लगाने लगे जैसे ठेठ नवाबी खानदान के हों। मगर इन जश्न के मौके पर सारा गुड़ गोबर हो गया। हाफिज़ नूरानी के कुछ दोस्त नवाब के घराने से भी जुड़े थे। शेख चिल्ली को सबसे मिलवाया गया तो नवाब साहब के जो कपड़े वह पहने हुए थे पहचान लिए गए। उस समय तो किसी ने कुछ नहीं कहा, मगर बाद में जो फुसफुसाहटें फैली तो शेख चिल्ली को भनक लग गई। बस हुक्का पकड़े पकड़े भागे जनाने खाने की ओर। बेगम से बोले, जल्दी करो, यहाँ से तुरंत चल देने में ही भलाई है। कपड़ों की बाट फूट गई है, ऐसा ना हो कि नवाब को पता चल जाए और धोबी के साथ साथ हम भी रगड़े जाएं। बस दोनों जिस्म के बीच से ही जो खिसके तो नारलोन के बाहर आकर ही दम लिया। सत्यानाश उन लोगों का। कीड़ी पड़े निगोड़ों को आंखों में बेगम तुनतुनाकर बोली, कितना मज़ा आ रहा था। सारी औरतें मुझे सिर आंखों पर बिठाए थी। तभी उनका ध्यान हुक्के पर, जो अभी भी शेख चिल्ली के हाथ में था। बोली, यह हुक्का क्यों उठा लाए? नूरानी, भाई ढूंढते फिरते होंगे, हुक्का कहाँ गया? मगर शेख चिल्ली भी ऐसे बने बैठे थे जैसे वह उन लोगों को भी अभी फाड़ खाएंगे जिन्होंने नवाब के कपड़े पहचाने थे। बेगम की बात उनके कानों में पहुंची ही नहीं। काश मेरे बस में होता कि जिसको चाहूँ फांसी पर चढ़ा दूँ। कमबख्त से कोई पूछे कि नवाब के कपड़ों पर क्या उसका नाम लिखा है कि गुनगुनाने लगे, कपड़े तो नवाब के से लगते हैं। मैं अल्लाह ताला का इतना नेक बंदा हूँ, दिलो जान से उसकी इबादत करने वाला, 5 वक्त नमाज अदा करता हूँ, पीरों फ़कीरों की कदम बोसी से पेट भरने वाला। फिर भी पता नहीं मेरी इतनी बेइज्जती उसे कैसे गवारा होती है। पता क्यों नहीं फरमा देते मुझे कोई ऐसी गेबी ताकत की जिसकी ओर टेढ़ी नज़र से देखूं वह खाक हो जाए। अल्लाह, अगर ऐसी गेबी ताकत मुझे मिल जाए तो फिर मैं इन सब को देख लूँगा। सबसे पहले हाफिज़ नूरानी के जिस्म में वापस जाऊँगा। उन सारे बेहुदा लोगों को ऐसी टेढ़ी नज़र से देखूँगा कि सर से पाँव तक सोल बन जाएंगे। कमबख्त इधर उधर भागेंगे, शोर मच जाएगा। पानी डालो, रेत डालो, लपेटो में घिरे वैसी पंडाल में इधर उधर भागेंगे। दूसरे लोग उनसे बचने के लिए भागेंगे। पंडाल में आग लग जाएगी। न पंडाल तो बेचारे हाफिज़ नूरानी का है, उसमें आग क्यों लगेगी? मगर मैं भागते दौड़ते हुए आकर मुझसे लिपट गए तो? अरे कैसे लिपट जाएंगे? मैं उन्हें टेढ़ी नज़रों से देखूंगा ही छत पर चढ़कर। अगर मैं जनाने खाने में जा घुसे तो वहाँ भी बुरी तरह भगदड़ मच जाएगी। सारी औरतें भाग भाग कर कमरों में जा छिपेंगी, अंदर से सांकाल चढ़े लेगी। मगर बेगम कैसे भागेगी? वह तो बिना किसी की मदद के उठ भी नहीं सकेगी। यह परवरदिगार खैर करना, वरना बेगम को कबाब बनने में देर नहीं लगेगी। 2-4 बाल्टी पानी तो उनके कोहकाफ जैसे बदन पर 10-5 बूंद जैसा साबित होगा। मगर 30-40 बाल्टियाँ पानी लगाया कौन? लोग तो जश्न में मशगूल होंगे। उन्हें हादसे की खबर देने के लिए मुझे ही चिल्लाना होगा, आग लग गई, हाय बेगम आग में गिर गई, दौड़ो। और तभी बेगम की धौल उनके सिर पर पड़ी जैसे धरती पर गिरने से जागे शेख चिल्ली। देखा, हुक्का उन दोनों के बीच गिर पड़ा। घोड़ा गाड़ी में धुआं भरा है। धोबी से उधार मांगे कपड़ों में चिंगारियाँ उठ रही है। आज की कहानी हमारी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।